तो देखो, वो लाइट चले जाने की वजह से बीच में क्लास अचानक से स्टॉप हो गई। ठीक है, तो यहाँ अपन हिमालय देख रहे थे। हिमालय के बाद में यहाँ पे आपका जैसे 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर उत्तरी मैदान, ये 3 नंबर मरुस्थलीय क्षेत्र, ये आपका 4 नंबर पठारी क्षेत्र, और उसके बाद में यहाँ ये जो है वो ये हो गया आपका तटीय क्षेत्र, ये होगी तटभूमि। ठीक है, और यहाँ जो है ये हो गए अपने द्वीप। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये भारतीय भूमि का जो भौगोलिक विभाजन है वो 6 तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे अपन सबसे पहले बात करेंगे हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत की बात करेंगे तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले देखना है कि हिमालय पर्वत की स्थिति कहाँ है। तो हिमालय पर्वत की स्थिति की बात करें तो ये लो, तो हिमालय पर्वत की स्थिति है यहाँ से इस तरीके से, और ये यहाँ इस तरीके से मुड़ जाती है वापस, और ये ऊपर पूरा यहाँ तक, ये जो है वो हिमालय है। ठीक है ना, ये जो स्थिति है वो हिमालय की है। तो हिमालय भारत की कौन सी दिशा में है? तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण। ठीक है, अब भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में हिमालय की जो स्थिति है या फिर हिमालय का जो फैलाव है वो इस तरीके से है, यानी कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, तो देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से एक वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये अपन ने बात कर ली, और ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। अब देखो, अब ये इस तरीके से फैला हुआ, उत्तर से दक्षिण फैला हुआ, लेकिन यहाँ जो नदी है, ये एक नदी इस तरीके से बहती है, और उसके बाद में एक नदी यहाँ से इस तरीके से बहती है। ये 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है। और इन नदियों की बात करें तो ये नदियां कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहली जो नदी है इसका नाम है सिंधु नदी। यहाँ पे ये जो नदी बह रही है ना, यहाँ पे पश्चिम के भाग के अंदर, तो यहाँ पे है ये सिंधु नदी। ठीक है, और यहाँ जो नदी है वो नदी है ब्रह्मपुत्र। यहाँ नदी है ब्रह्मपुत्र। तो कितनी नदियों के बीच में फैला हुआ है ये? तो 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है। सिंधु नदी जो कि पश्चिम में बहती है हिमालय के, यानी स्टार्टिंग ये उत्तरी दिशा है, तो उत्तर का यहाँ तक, तो ये पश्चिम हो गया। तो पश्चिम से पूर्व तक जो इसके फैलाव की जो नदियां हैं, तो पूर्वी क्षेत्र के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, और अंतिम इधर सिंधु नदी है जो आपके पश्चिम की तरफ रहती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 100 किलोमीटर लंबी, यानी 2400 किलोमीटर लंबा है। अब इसकी लंबाई देखो, यहां से लेके यहां तक इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, और ये अर्धवर्त फैला हुआ है। अर्धवर्त का मतलब ये हुआ कि ये जो हिमालय है ना वो इस तरीके से फैला हुआ, आधे व्रत के समान, यूं इस तरीके से फैला हुआ है। तो हिमालय की जो आकृति है वो आकृति कैसी है? अर्धवर्त है। ठीक है ना, और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। और यहाँ बात करें, यहाँ देखो चित्र के अंदर देखो, यहाँ पे, तो यहाँ कश्मीर के अंदर बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर हो जाएगी? 400 किलोमीटर है। और वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 150 किलोमीटर। यानी जम्मू कश्मीर की बात करें, यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे ये 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, किसकी बात करें? अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिमालय की जो चौड़ाई है वो है 150 किलोमीटर। तो इसकी चौड़ाई मतलब जो किस तरफ घट रही है? तो ये घट रही है उत्तर से पूर्व की तरफ घट रही है। और बढ़ कैसे रही है? तो पूर्व से उत्तर की तरफ जाएंगे तब इसकी है वो बढ़ेगी। ठीक है ना? ओके, तो ये बात समझ में आ गई। देखो, अगर इस दिशा से इस तरफ जाओगे तो घटेगी, और इस दिशा से इस तरफ जाओगे तो ये बढ़ेगी। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई? ओके, आगे देखो,
चलो, जैसे मैं ये पेन लेके बता देता हूँ। यहाँ पे ये हिमालय की स्थिति है, आप फिलहाल यहाँ तक ही समझो। ये देखो, ये इतनी जो पूरी स्थिति है ना, ये पूरी की पूरी हिमालय की है, और फिर ये हिमालय यहाँ जाते इस तरीके से मुड़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये पूरी की पूरी जो स्थिति है, क्या चीज़, ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, ये पूरी स्थिति हिमालय की है, ठीक है ना। यहाँ पूरा हिमालय है, तो भारत के उत्तरी दिशा से लेकर के पूर्वी दिशा तक ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। और दो नदियों की बात करें तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इसके पश्चिम में जो नदी है वो तो है सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी से शुरू होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो पूर्व में है। तो देखो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो 2400 किलोमीटर जो लंबाई है हिमालय की, ये दो नदियों के बीच में है। पश्चिम में बात करें तो सिंधु नदी, और पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय का फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्वी दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 2400 किलोमीटर है। तथा इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी कितना चौड़ा है, तो जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग है आपके 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो ये लगभग है 150 किलोमीटर। तो इसकी जो चौड़ाई है वो किस तरफ घट रही है, जब अपन उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तब इसकी चौड़ाई है वो घटती है। और उत्तर पूर्व से अगर अपन उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। आगे देखो, हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैप को अपन खिसका लेते हैं नीचे, ओके, आ जाओ, ओके ओके। देखो, हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एक हिमालय की 3 श्रेणियां बनी हुई है, जैसे कि अपन पहले ऊपर वाले मैप में देखो, मैं आपको बताऊं, देखो ये इस तरीके से यहाँ पे ये श्रेणियां बनी हुई दिख रही है ना यहाँ। तो यहाँ जो हिमालय है इनमें 3 श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। तो जो पहली जो उत्तरी जो श्रेणी है उसका नाम है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। तो अपन भी बना लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये जो है वो सबसे उत्तरी हिमालय है जिसका नाम महान हिमाद्री, ये इस तरीके से। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ये कौन सा, पहले वाला, तो मैं एक करके यहां लिख दूं, कौन सा नाम है, श्रृंखला का नाम है महान हिमालय, या फिर इसी का नाम है आंतरिक हिमालय, या फिर इसी को कहा जाता है हिमाद्री। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला भाग है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको कहते हैं हिमाद्री, ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर तक औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। अब यहाँ पे जो हिमालय के जो पहाड़ बने हुए हैं ये इस तरीके से, ठीक है ना, इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर हाइट है, ठीक है। और सबसे ऊंचे ऊंचे जो शिखर है वो सारे के सारे इसी श्रेणी में बने हुए हैं। और महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। और इनका जो क्रोड है, क्रोड का मतलब है आंतरिक भाग। क्रोड का मतलब क्या होता है, क्रोड जो शब्द है इसका मतलब होता है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। और ये आंतरिक भाग जो है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। महान हिमालय बर्फ से ढका रहता है जिसके कारण बहुत सी हिमानियों का उद्गम होता है। देखो, अब हिमालय को अपने नाम दिया हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब ऐसा क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और हिमाद्री से जो नदियां निकलती है, जिस तरीके यहाँ से नदियां हैं, तो यहाँ पे जैसे तापमान बढ़ेगा तो नदी पानी, वो बर्फ पानी में पिघल करके बहेगा, और जो बर्फ का पानी बनकर जो नदी बहती है उस नदी को कहा जाता है हिमानी, ठीक है ना। तो यहाँ से हिमानियों का उद्गम होता है। तो यहाँ मुख्य प्रश्न बनते हैं कि हिमालय को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे उत्तरी जो श्रेणी है उसका नाम महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री रखा गया। और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर पाए जाते हैं, ठीक है। महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, और जो महान हिमालय है इसका क्रोड ग्रेनाइट से बना है। महान हिमालय बर्फ से ढका रहता है जिसके कारण बहुत सी हिमानियों का उद्गम
होता है। तो ये बहुत सी हिमानियों का उद्गम का कारण बनता है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल प्रदेश या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब जैसे ये हिमालय है तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से साफ कर देता हूँ ये चीज़ें। और ये जो हिमालय है, इस हिमालय के बाद में दूसरी जो श्रेणी है उसको किस नाम से जाना जाता है, देखो, तो उस श्रेणी को भी दर्शा लेते हैं। ये इस तरीके से दूसरी श्रेणी बनी हुई है और जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है, क्या नाम कहा जाता है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, यानी इसका विस्तार सबसे ज्यादा असम के अंदर है। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हिमाद्री है, हिमाद्री के बाद में ये जो दूसरे नंबर की जो श्रेणी है इसको बोला जाता है निम्न हिमालय। निम्न हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय कहा जाता है। और इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है सबकी, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। देखो, इसके अंदर जो सबसे लंबी महत्वपूर्ण श्रृंखला है उसका नाम है पीर पंजाल। कौन सा नाम है, पीर पंजाल। ठीक है, उसके बाद में पीर पंजाल सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल के बाद में आती है आपकी धौलाधर। तो ये चीज ध्यान रखना, पीर पंजाल निम्न हिमालय में आती है। उसके बाद में बात करें धौलाधर की, देखो तो धौलाधर भी इसी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में बात करें महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी श्रेणी में आती है। और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के कागड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी यहीं पे स्थित हैं। तो ये जो दूसरी श्रेणी है जिसका नाम है निम्न श्रेणी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे कश्मीर की घाटी है, उसके बाद में हिमाचल के कागड़ा और कुल्लू घाटियां भी अपने इसके अंदर स्थित हैं। और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। तो अपन दूसरे नंबर पर पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश या फिर हिमाचल हिमालय या फिर निम्न हिमालय, ठीक है ना, जिसका सर्वाधिक विस्तार असम राज्य के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला की बात करें तो पीर पंजाल के बाद में धौलाधर और महाभारत। ठीक है, और इसी श्रृंखला के अंदर कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां इसके अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना है कि कश्मीर की घाटी तथा कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां कौन से हिमालय में स्थित हैं, तो ये निम्न हिमालय के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे देखो, आगे जो है वो अपना निम्न हिमालय, तो निम्न हिमालय का अपना जो है वो अंतिम हिमालय का प्रकार है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो उसको भी देखते हैं। ओके, हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला के रूप में अगर जाने तो देखो, तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई है इस तरीके से। एक तो ये पहले नंबर की जिसको अपन हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद में ये दूसरे नंबर की जिसको अपन निम्न हिमालय कहते हैं जिसका सर्वाधिक हिस्सा असम में है। और उसके बाद में ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया यार, मतलब इस तरीके से इसके जस्ट पास में ही है। ठीक है, और उसके बाद में एक श्रेणी और है, अंतिम श्रेणी कहा जाता है जिसका नाम है शिवालिक। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर एवं ऊंचाई 9000 से 1100 यानी 1100 के बीच मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है और कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून के नाम से जाना जाता है, कोटली दून के नाम से जाना या पाटली दून के नाम से जाना। तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर अपने को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज देखनी है वो देखनी है कि ये तो है आपका हिमाद्री, दूसरे नंबर पे ये है आपका निम्न हिमालय और तीसरे नंबर का कौन सा है, शिवालिक। इन दोनों के बीच के अंदर जो घाटियां पाई जाती हैं, यानी लंबवत जो घाटियां पाई जाती, लंबी लंबी इस तरीके से घाटियां पाई जाती है, इस घाटियों को कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है,
दून कहा जाता है। तो दून कौन से पहाड़ों के बीच में स्थित है, या कौन से मरुस्थलीय कौन से भौतिक प्रदेशीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, या फिर कौन से हिमालय क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो हिमालय को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं, हिमालय की श्रेणियों को। तो जो दूसरे नंबर की श्रेणी है जिसका नाम है निम्न हिमालय, और तीसरे नंबर की जो श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय, इन दोनों के मध्य जो घाटियां पाई जाती है, लंबवत घाटियां, उनको दून कहा जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून की बात करें तो देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है ना। हिमालय के ऊंचे शिखर, ठीक है। अब हिमालय के ऊंचे शिखर देखो, जैसे कि इस चित्र के अंदर बता रखा है, आप इनको देखिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। हाँ, देखो हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। तो सबसे पहले बात करें माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, जो कि अपने नेपाल के अंदर स्थित है। कौन से देश में स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। उसके बाद में कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,898 मीटर है। मकालू जो नेपाल में है, धौलागिरी जो कि नेपाल में है, नंगा पर्वत जो भी आपके भारत के अंदर स्थित है। और उसके बाद में बात करें अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर स्थित है। और नंदा देवी जो भारत में स्थित है, कामेट जो भी भारत में स्थित है, नामचा बरुआ जो कि भारत में स्थित है, और गुरु मंदाता या गरुला मंदाता जो नेपाल में स्थित है। तो ये तो आंकड़े हैं, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद में देखो अपन मैप को थोड़ा बहुत नीचे ले लेते हैं साथ में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो मैप महाराज जी आप हमारे साथ चलिए नीचे, ओके। उसके बाद में इसके अतिरिक्त हिमालय का कुछ नदी घाटियों के आधार पर स्थानीय रूप से वर्गीकरण किया गया है। सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच, सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। देखो इस तरीके से यहाँ, तो यहाँ मैं पूरा एक लाइन के रूप में बता देता हूँ, यहाँ ऊपर हिमालय, तो यहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ 1 मिनट। तो ये तो पूरा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है ना। अब यहाँ मैं अलग अलग श्रेणियां नहीं बना रहा, ये जो पूरा क्षेत्र है अर्धवर्त के रूप में, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। अब इस हिमालय क्षेत्र के अंदर कौन सी नदी, देखो सतलुज तथा सिंधु नदी के बीच में, तो यहाँ से सिंधु नदी बह रही है और यहाँ इस तरीके से सतलुज नदी बह रही है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है, इस हिमालय को नाम दिया जाता है पंजाब हिमालय। कौन सा नाम दिया जाता है? पंजाब हिमालय। कौन सी नदी? सिंधु नदी और सतलुज नदी, तो दोनों ऐसे ऐसे सिंधु और सतलुज नदी। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय के हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। जो पंजाब हिमालय, इसी पंजाब हिमालय को अपने यहाँ इसको कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता। तो पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है? कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय। हिमाचल, कौन सा हिमालय? हिमाचल हिमालय, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। तो यहाँ इसका मतलब हो गया कि सिंधु तथा सतलुज नदी के बीच में जो हिमालयी क्षेत्र स्थित है, इसको सिंधु तथा इसके बीच में स्थित हिमालयी क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है पंजाब हिमालय। तो ये पंजाब हिमालय सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच में स्थित जो क्षेत्र है, उसको ये नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में आगे देखो
क्या है कि सतलुज तथा काली नदी के बीच में स्थित हिमालय, सतलुज तथा काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय नाम दिया जाता है। तो ये सतलुज नदी है और सतलुज नदी से यहाँ से मान लो यहाँ पे ये काली नदी निकल रही है। कैसी नदी है? काली नदी है। और इस काली नदी के बीच में जो हिमालय बना हुआ है उसको नाम दिया जाता है कुमाऊं। कौन सा हिमालय नाम दिया जाता है? कुमाऊं। कौन सा हिमालय नाम दिया जाता है? कुमाऊं हिमालय इसका नाम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। और काली के बाद में यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, तो तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय बना हुआ है इसको नाम दिया जाता है नेपाल। ठीक है। और यहाँ पे जो नदी है इसका नाम है तीस्ता। ठीक है। फिर तीस्ता और दिहांग नदी, एक दिहांग नदी निकलती है जो कि आपके ब्रह्मपुत्र में आती है इस तरीके से। ठीक है ना। इन नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है, यानी ये जो नदी है इसका नाम है दिहांग। ठीक है ना। इसके अंदर जो नदी आके मिलती है और यहाँ पे जो हिमालय बना हुआ है उसका नाम है असम हिमालय। ठीक है ना। असम हिमालय इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि इस चित्र के अंदर दिया हुआ है, देख लो आप अच्छे से। तो ये सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, फिर सतलुज तथा काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, फिर काली तथा तीस्ता नदी के बीच में स्थित नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित असम हिमालय। ठीक है। और फिर ये क्रमशः महान श्रेणी, निम्न श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। इसका जो पूर्वी नदी किनारा है वो आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, और उसके बाद में यहाँ जो पश्चिमी किनारा है वो सिंधु नदी का हो गया। ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया अच्छी तरीके से? ओके। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों या तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। देखो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यहाँ देखो वापस मैप के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के जस्ट इधर पूर्वी क्षेत्र में आते ही हिमालय क्या करता है कि इस तरीके से, ये इस तरीके से मुड़ जाता है, यूं तीव्र गति से मुड़ जाता है। और इसी मुड़े हुए भाग को, हिमालय के मुड़े हुए भाग को पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पूर्वांचल। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो इनका नाम है इसका नाम है पूर्वांचल। ठीक है। या फिर इसको कहा जाता है, कौन, क्या नाम दिया जाता है? या पूर्वांचल नाम दिया जाता है, या फिर पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये घने जंगल से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में बात करें तो पटकाई, नागा, मिंजो तथा मणिपुरम पहाड़ियां, ये मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। तो ध्यान रखना, हिमालय के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी के पास अचानक तीव्र गति से मुड़ जाने पर जिन पहाड़ियों का निर्माण होता है उसे पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वी पहाड़ियों का नाम दिया जाता है। ठीक है। और इन्हीं पूर्वी पहाड़ियों के अंदर कुछ प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो पटकाई, नागा, मिंजो तथा मणिपुरम की पहाड़ियां शामिल है। जब आपको ये नोट्स मिलेंगे तो आप अच्छे तरीके से इनको यहाँ पे दर्शा सकते हैं। यानी ये इस तरीके से मुड़ता है, यहाँ पे मैं हाईलाइट यूज करके बताऊं तो इस तरीके से ये मुड़ता है। ठीक है ना। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है पूर्वांचल। ठीक है ना। ओके। आगे है उत्तरी मैदान, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं। चलो आगे देखो, उत्तरी मैदान। तो थोड़ा बहुत डीजल ले लेते हैं।
हाँ, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान प्रमुख 3 नदी प्रणालियों से बनता है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो इसके लिए अभी अपने को मैप की जरूरत पड़ी थी, तो मैथ बाबा को साथ में ले लेते हैं। ओके, मैप को अपन साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हिमालय की स्थिति देखें। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये अपना हिमालय बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, और अब इस हिमालय के बाद में बात करें, तो हिमालय के बाद में यहाँ से हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है इस तरीके से। प्रमुख नदियों की बात करें तो सिंधु नदी, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ से निकल गई सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद में यहाँ पे इस तरीके से ये गंगा नदी, और गंगा नदी के बाद में बात करें तो यहाँ पे ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो प्रमुख 3 नदियां हो गई, कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि उत्तरी मैदान के निर्माण में विशेष योगदान देती है। अब इनके अंदर क्या होता है कि अनेक सारी सहायक नदियां आकर मिल जाती है इस तरीके से, ये इस तरीके से। इसमें भी तो इसकी परिभाषा क्या बनी, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख 3 नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां मिलकर के उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। अब उत्तरी मैदान की स्थिति कहाँ है, भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर के अंदर है, लेकिन हिमालय की बात करें तो हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। हिमालय की कौन सी दिशा है, हिमालय की तो दक्षिण दिशा है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के उत्तरी दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है ना, तो 2 चीज ध्यान रखनी है कि हिमालय जो है उसके उत्तर के अंदर है, वो उत्तरी दक्षिण है, उस हिमालय के तो दक्षिण दिशा के अंदर उत्तरी मैदान की स्थिति है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी दिशा के अंदर है, और इसका निर्माण मुख्य रूप से सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो मिलकर के इसका निर्माण करती है। तथा जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो तीव्र ढलान से निकलती हुई अपने साथ में कंकड़, पत्थर और कई सारी रेत लेकर आ जाती है, जो अपने गिरिपाद में जमा देती है। गिरिपाद का मतलब होता है कि हिमालय के जस्ट पास वाला भाग, जैसे एक पहाड़ बना होता है और पहाड़ की जहाँ पे छाया पड़ती है ना, वो वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसका जो भाग होता है उसको बोला जाता है गिरिपाद। ठीक है ना, तो गिरिपाद के अंदर जलोढ़ जो मृदा आती है, यानी जल के द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा होती है उसको बिछा देती है। तो ये मृदा पूरी इस हिमालय के इस वाले पूरे क्षेत्र में इस तरीके से बिछा देती है। ये इस तरीके से, मैं इसको साफ करके अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से यहाँ पे पूरी मृदा बिछ जाती है। तो यहाँ पे इस मृदा से जिस मैदान का निर्माण होता है इसको बोला जाता है उत्तरी मैदान। तो 3 प्रमुख नदियां हो गई, एक तो सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी जो सहायक नदियां। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ। अब जलोढ़ मृदा का मतलब क्या हुआ कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जो होती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो ध्यान रखना, हिमालय की चौड़ाई कितनी थी, हिमालय की चौड़ाई थी 400 किलोमीटर। कहाँ पे थी, ये तो थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और 150 किलोमीटर कहाँ पे थी, 150 किलोमीटर थी आपके असम के अंदर या अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर बात करें उत्तरी मैदान की, तो उत्तरी मैदान लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, यानी हिमालय के जितना लंबा है। लेकिन चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर है, और इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये 3-4 बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखो, सघन जनसंख्या क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये सघन जनसंख्या क्षेत्र है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है सघन
यानी जहां पे लोग ज्यादा रहते हो, ठीक है। एक होता है विरल, ऐसा क्षेत्र जहां पे लोगों की संख्या कम हो उसे कहा जाता है विरल क्षेत्र, ठीक है ना। तो उत्तरी मैदान उपजाऊ मैदान है, इसलिए यहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है, और भारत का अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, तो ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। अब ये नदियां इनसे निकलती है तो ये क्या करती है, अपने साथ में द्वीपों का भी निर्माण करती है, और ये नदियां अपने निचले वाले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। जब एक नदी चलती है इस तरीके से, अब इस नदी में अगर तीव्र ढाल है तो वो अपनी स्पीड से चलेगी, लेकिन इसकी ढाल कम हो जाती है तो ये क्या करती है, इस तरीके से फैल जाती है, इस तरीके से फैल के फिर वापस मुड़ जाती है, वापस मुड़ के फिर इस तरीके से फैल जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर वापस मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो भाग बना इसको बोला जाता है नदीय द्वीप, यानी ऐसा द्वीप जो नदी के पानी से बना हुआ है, नदीय द्वीप, ठीक है। और ये इस तरीके से धाराएं बनी है ना, इसको बोला जाता है वितरिका, वितरिका, क्या बोला जाता, वितरिका, ठीक है। तो समझ में आई बात, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ध्यान रखना, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो अब आपको स्थिति पता चल गई होगी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक मांजोली द्वीप है, जिसका चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। मांजोली द्वीप है जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और यहाँ ध्यान रखना लोगों का निवास स्थान है। आप नेट पे सर्च कर लेना मांजोली द्वीप, ठीक है, और फिर पिक के अंदर जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे पिक मिलेंगे जहाँ पे लोगों का निवास है। तो ध्यान रखना ऐसा कौन सा नदीय द्वीप है जिसके ऊपर लोगों का निवास स्थान बना हुआ है, तो वो कौन सा है, मांजोली द्वीप, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आगे बात करें, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब का मतलब क्या होता है कि दो नदियों के बीच का जो भाग होता है तो दोआब कहलाता है। दो का मतलब दो, और आब का मतलब जल होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार बात करें पंजाब, तो पंज में पंच का मतलब होता है पांच, और जाब का मतलब होता है, यानी आब का मतलब होता है जल, यानी ऐसा क्षेत्र जो पांच नदियों के मिलने पर बनता है उसे कहा जाता है पंजाब, और ऐसा क्षेत्र जो दो नदी के मिलने पर बनता है उसे कहा जाता है दोआब, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। तो इसके लिए अपने को मैप बाबा की जरूरत पड़ेगी, तो अपन लेके आते हैं मैप बाबा को नीचे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी समझ में आ गया, मांजोली द्वीप, और उसके बाद में दोआब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, यानी यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, हिमालय से निकलती है, और मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या बहुत, ये जो अपना पंजाब का मैदान है इसके अंदर दोआब की संख्या बहुत ज्यादा है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। उसके बाद में जो यहाँ जो मैदान बनेगा वो बनेगा गंगा का मैदान। ये किसका मैदान है, ये गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन सी नदियां हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके घग्गर और तीस्ता नदियां। उसके बाद में ये उत्तरी भारत के राज्यों की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में फैला हुआ है, और इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान बनेगा उसको बोला जाएगा यहाँ पे
ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ठीक है, आगे देखो। तो देखो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके उपभाग 3 है। देखो यहां अपन ने ऊपर क्या पढ़ा, यहां अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि यहाँ पे ऊपर अपन ने क्या चीज देखी थी, हिमालय के 3 भाग है, ठीक है ना, हिमालय के 3 भाग है कि भाई सॉरी उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान की प्रमुख 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, ये अपन ने देखा था। अब हिमालय जो अपना हिमालय के नीचे जो मैदान है, इसके 3 प्रमुख उपभाग की बात करें तो इसके अंदर पहला आपका पंजाब वाला आ गया, और पंजाब वाले के बाद में अगर बात करें तो कौन सा आ गया, पंजाब, उसके बाद में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र, ये पूरा पंजाब पाकिस्तान के अंदर स्थित है। उसके बाद में आपका घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में ये गंगा का मैदान आ गया, फिर आपके ब्रह्मपुत्र मैदान आ गया, और इनका विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियां भी विविधता वाली है। आकृतियां विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो उत्तरी मैदान है इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, किसके आधार पर, विभिन्नता और आकृति के आधार पर, लेकिन इसके मोटे तौर पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है, जो तो आपने देख लिया, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद में देखो नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भाबर कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसी शिवालिक श्रेणी से ऐसे नीचे निकलती है ना, तो गुटिका का निर्माण करती है, जिसे भाबर कहा जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती है, जिसे दलदली व नमी क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे तराई की संज्ञा दी जाती है। तो ठीक है, तो भाबर के बाद में तराई, और वे नदियों के पहाड़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करते हैं, और इस भाग को भांगर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, तथा प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये मृदा उपजाऊ मृदा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो उत्तरी मैदान है ये समाप्त होता है। देखो यहाँ पे अपन ने देखा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पे अपने मैदानी क्षेत्र देखा था, जिसके अंदर ये देखो पंजाब और हरियाणा का मैदान, फिर ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान, फिर ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, और फिर ये निम्न गंगा का मैदान। तो ये गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटते हैं, वो अलग बात है। बाकी मुख्य रूप से बात करें तो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पंजाब का मैदान, उसके बाद में गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के बाद में इसका ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद में है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि अपन अगले वीडियो में इसके संदर्भ में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है।